नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जानो यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एक और बीपीएससी मॉडल आंसर जो कि बिरसा मूवमेंट से रिलेटेड है, मैं लेके आ गया हूँ। इसमें इसी एक वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, उन सभी का आंसर देने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, इसी तरीके के मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा और हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल भी है। आपने अगर उनको नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखें। तो और अगर अभी तक आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इससे मोटिवेशन बना रहता है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिरसा मूवमेंट। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले बिरसा मूवमेंट का जो बैकग्राउंड था वो क्या रहा? फिर उसके बाद मतलब बिरसा मूवमेंट हुआ क्यों? फिर रीज़न्स इसके क्या-क्या कारण थे जिसमें हम इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और इमीडिएट कॉज़ देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सपेंशन मतलब इसका विस्तार कहाँ तक था? फिर इसका क्या रिज़ल्ट हुआ? लिमिटेशंस क्या थे? और कंक्लूज़न। इस तरीके से हम एक होलसम जो आंसर है वो देखने का प्रयास करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड में अगर हम बात करेंगे तो इसको मुंडा रिबेलियन भी बोला जाता है या फिर दूसरा जो इसका नाम है उलगुलन मूवमेंट भी बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। दोस्तों, ये जो हुआ था छोटा नागपुर रीजन जो कि आज झारखंड में है, तो वहाँ पे ये रिवोल्ट देखने को मिला था। और ये बेसिकली जो ट्राइबल लोग थे वो एक्सप्लॉइट जो ब्रिटिशर्स थे वो उनका इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, तो उनकी इस एक्सप्लॉइटेशन की वजह से जो ट्राइबल लोग थे वो गुस्सा हो गए थे और वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को जो एक्सप्लॉइटेशन है उसको खत्म करें, इसलिए ये रिवोल्ट देखने को मिलता है। और इस रिवोल्ट को बहुत से हिस्टोरियंस जो है इसको कंपेयर करते हैं बॉक्सर्स रिबेलियन ऑफ चाइना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप सभी नोट कर लेंगे। ठीक है? फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कॉज़ क्या थे बिरसा जो मूवमेंट हुआ था उसके कॉज़ क्या थे? तो इस तरीके से आप छोटा-सा डायग्राम बना सकते हैं और फ्लो चार्ट जिसको बोलते हैं और इस फ्लो चार्ट की मदद से आप यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हैं। जैसे कि मुंडा रिवोल्ट है, तो मुंडा रिवोल्ट में क्या-क्या है? सोशल सोशल कॉज़ हो जाएगा, रिलीजियस कॉज़ हो जाएगा, इकोनॉमिक हो जाएगा, पॉलिटिकल हो जाएगा और इमीडिएट हो जाएगा। दोस्तों, इस ऐसे फ्लो चार्ट डायग्राम से होता क्या है कि आप बहुत ही कम स्पेस में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें लिख सकते हैं। तो जो जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं, तो इसमें इकोनॉमिक कॉज़ में अगर हम बात करें तो इकट्ठी सिस्टम हुआ करता था जिससे सभी जो मुंडा लोग थे वो एक साथ खेती किया करते थे, उसको समाप्त कर दिया गया। उसकी जगह पे जमींदारी व्यवस्था शुरू कर दी गई और साथ-साथ में उनसे हाई टैक्स वसूला जाने लगा। फिर जो जमींदार लोग थे और मनी लेंडर्स थे, उनका भी एक्सप्लॉइटेशन बढ़ता जा रहा था। ये सभी कारण थे जिसके इकोनॉमिक कारण में ये 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हो। फिर अगर हम पॉलिटिकल की बात करेंगे, तो पॉलिटिकल में जो उनका लोकल ट्रेडिशन था, जिसमें जो मुंडा के सरदार हुआ करते थे, वो सभी चीज़ों का निर्णय करते थे विलेज के अंदर। तो ये मुंडा के सरदारों की जो व्यवस्था हुआ करती थी, उसको समाप्त कर दिया गया। और उनको फॉर्मल जो ब्रिटिश लोग जो हैं, जिस तरीके से पूरी पॉलिटिकल सिस्टम चलाते थे, उसमें लाने का प्रयास किया जा रहा था, जिससे कि मुंडा लोग एंगर हो गए। फिर एक्सप्लॉइटेशन बाय द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हम रिलीजियस में बात करेंगे, तो इसमें क्या है कि चेंज ऑफ रिलीजन। जो मुंडा लोग थे, उनको ज़बरदस्ती क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया जा रहा था, इनसे भी वो बहुत दुखी थे। फिर उसके साथ-साथ अगर हम इमीडिएट कॉज़ की बात करेंगे, तो इमीडिएट में लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा ने अपना नेतृत्व प्रोवाइड किया था, जिसकी वजह से जो ये रिवोल्ट है पूरा हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस तरीके से फ्लो चार्ट आप बना के छोटा-सा कोशिश कर सकते हैं कि सारी बातें इंक्लूड कर ली जाए। अब हम इनको एक-एक को डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन की बात करेंगे, तो इसमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि इसमें क्या था कि उस टाइम पे जो मुंडा लोग हुआ करते थे, मुंडा जनजाति हुआ करती थी, उन्होंने खूटा-कटी सिस्टम के द्वारा वो लोग क्या करते थे, खूटा-कटी सिस्टम से खेती किया करते थे। लेकिन 1793 में क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट चेंज आता है जिसमें जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दी जाती है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो इसकी वजह से जो उनका जॉइंट सिस्टम था, जो एक ही लैंड ऑफ पीस पे वो सारे एक साथ मिलके खेती करते थे, उसको बर्बाद कर दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। फिर लैंड जो रेवेन्यू था उनका मतलब उनसे जो कर था वो जो वसूला वसूला जाता था, वो भी इंक्रीज़ कर दिया जाता है। उसके साथ-साथ जो मनी लेंडर्स थे
मनी लेंडर्स भी एक्सप्लॉइटेशन करने लगे। कैसे? तो जब वो हाई टैक्स जो होता था वो पे नहीं कर पाते थे, तो वो फिर मनी लेंडर्स के पास जाते थे और मनी लेंडर्स जो है उनसे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे, जिसकी वजह से उनका एक्सप्लॉइटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। साथ ही साथ उनका फॉरेस्ट जो है उनसे फॉरेस्ट से होने वाले प्रोडक्ट जो उत्पाद होते हैं, जैसे कि शहद और पेड़-पौधे, पत्ते, ये सब इन सब का अधिकार उनसे छीन लिया गया था। जिसकी वजह से जो मुंडा लोग थे वो काफ़ी दुखी हो गए थे। फिर उसके बाद हम आगे बात करें तो ये सारी बातें हमें कहाँ से पता चलती है, तो उस टाइम पे एक बंगाल गैजेटियर नाम का पेपर हुआ करता था, जिसमें ये सारी बातें छपी थी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम में बात करेंगे, तो पॉलिटिकल सिस्टम में क्या हुआ करता था कि जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में 1793 में, उसमें जो पुलिस का पावर हुआ करता था वो जमींदार को दे दिया गया। जो जमींदार लोग थे, इस पावर का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ करने लग गए थे। उसके बाद हम अगर आगे बात करेंगे, तो लोकल जो ट्रेडिशन मुंडा सरदार का हुआ करता था, उनको भी एंड कर दिया गया, जिसकी वजह से जो मुंडा जनजाति थी, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो गई थी। फिर हम आगे बात करेंगे रिलीजियस रीजन्स की। मुंडा को ज़बरदस्ती जो है मिशनरीज़ जो आए थे ब्रिटेन से, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवा रहे थे और इसके बदले में उनसे प्रॉमिस किया जाता था कि उनको जो टैक्स है उनमें रियायतें मिलेंगी। लेकिन एक्चुअली में वो लोग जब वो रिलीजन कन्वर्ट कर लेते थे और क्रिश्चियन बन जाते थे, फिर भी वो लोग उनको हेल्प नहीं करते थे और उन पे जो टैक्स था उनका जैसे ज्यों का त्यों बना रहता था। तो इस तरीके से रिलीजियस रीज़न भी इम्पोर्टेंट हो जाता है काफ़ी। फिर उसके बाद सोशल और कल्चरल रीज़न की बात करेंगे, तो सोशल और कल्चरल में क्या है कि जो सोशल लाइफ़ हुआ करता था मुंडा जनजाति का, वो डिस्ट्रॉय होने लग गया था। क्यों? क्योंकि दिक्कूज़ वो बोलते थे फ़ॉरेनर्स को, जो ट्राइबल लोग नहीं हैं, जैसे कि मनी लेंडर, जमींदार और ब्रिटिशर्स जो बाहर से आए थे, उनको दिक्कू कह के बुलाया जाता था मुंडा के द्वारा। तो ये लोग उनके लाइफ़ सोशल, कल्चरल जो रिलीजियस प्रैक्टिसेज़ हैं, उनको ख़त्म कर रहे थे। और जब ये लोग बाहर से आए, तो इनके साथ-साथ जो अल्कोहलिज़्म है, उसके साथ-साथ ड्रग है, ये सब भी मुंडा जनजाति में आम बात होने लग गया था, जिसकी वजह से जो इंटरनल पीस है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा था मुंडा जनजाति के समाज में। तो ये जो है सोशल कॉज़ में ये 2-3 पॉइंट आप इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद हम अगर बात करेंगे तो इमीडिएट रीज़न की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मुंडा जो है, ये अपना लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। इमीडिएट रीज़न में इसको लिखेंगे कि मुंडा जो है, वो अपना इमीडिएट लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं और इसकी वजह से जो एक्सप्लॉइटेशन होता है वो भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं लोगों को कि जो भी एक्सप्लॉइटेशन वो झेल रहे हैं, वो उनका समाधान कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ रिवोल्ट। तो इसको 3 फेजेज़ में डिवाइड किया है। 3 फेजेज़ में इसलिए डिवाइड किया है, तो एक तो आपको आसानी से आंसर लिख सकते हो और पॉइंट्स के फॉर्म में है तो ईज़िली आप इसको ऐसे ही सीधा मेंस आंसर राइटिंग जब आप करोगे तो लिख के और ट्राई कर सकते हो और एग्ज़ाम में भी इस तरीके से लिख सकते हो। तो इसमें 3 फेज़ में पहला फेज़ आता है फेज़ 1, जो कि फेज़ 1 था 1890 से लेके 1894 तक। तो इस फर्स्ट फेज़ में होता ये है कि मुंडा जो कम्युनिटी है, जो लोग अल्कोहल लेने लग गए थे, ड्रग्स वगैरह लेने लग गए थे या एनिमल सैक्रिफाइस किया करते थे, तो इन सब से मुंडा जो है वो कोशिश करते हैं कि ये सब जो मुंडा जनजाति है, ये सब छोड़ दें। उसके बाद इनर प्यूरिफिकेशन की बात करेंगे तो वो स्पिरिचुअल प्योरिटी की बात करते हैं, फिर एथिकल इंटीग्रिटी की बात करते हैं। तो पूरे समाज को एकजुट करने का प्रयास किया गया मुंडा के द्वारा। फिर मुंडा ने कहा कि वो जो उनका भगवान है वो एक ही भगवान है जिसका नाम था सिंह बोंगा, ठीक है? और वो बोलते हैं कि बिरसा मुंडा कहते हैं कि वो जो है एम्बेसडर है सिंह बोंगा के, ठीक है? उसके बाद ही फोकस ऑन रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म आल्सो। तो रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म से इस तरीके से वो मुंडा जो है जनजाति उनको पूरा इंटीग्रेट करने के का प्रयास करते हैं। फिर फेज़ 2 में अगर बात करेंगे तो ये फेज़ चला था 1895 से 1897 तक। सेकंड फेज़ में जो है बिरसा बिरसा मुंडा ये गैदर करते हैं 6000 लोगों को, मतलब इकट्ठा करते हैं 6000 अपने कम्युनिटी के 6000 लोगों को, कब? 1895 में। और उनको इकट्ठा करने के बाद उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो ये ऑब्जेक्टिव याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसको आप मेंशन करेंगे।
एंड ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, सबसे पहला जो ब्रिटिश बाहर के लोग इन्फ्लुएंस कर रहे थे उनकी सोसाइटी में आके, उसको समाप्त करना सबसे बड़ा उद्देश्य था। फिर इंडिपेंडेंस फ्रॉम आउटसाइडर, आउटसाइडर जैसे कि मनी लेंडर्स हो गए, जमींदार हो गए, इन सब से इंडिपेंडेंस, आज़ादी चाहिए था, इनका इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए था मुंडा लोगों को, मुंडा जनजाति को उनके अपनी सोसाइटी में। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुंडा राज, वो लोग एक मुंडा राज्य का गठन करना चाहते थे, ताकि जो बाहर के लोग हैं उनसे छुटकारा पाएँ और अपने यहाँ के सोशल, रिलीजियस और जो कल्चरल नॉर्म्स हैं उनको बरकरार रखें। फिर उसके बाद आ जाता है फेज़ 3। फेज़ 3 में जो फेज़ 3 होता है 1898 से 1900 तक चलता है और इसको वॉयलेंट फेज़ भी बोलते हैं। इस फेज़ में होता ये है कि जो बिरसा मुंडा है वो सभी अपने सभी कम्युनिटी मेंबर से बोलते हैं कि आप लोग जो है अंग्रेज़ों को टैक्स नहीं भरोगे, टैक्स नहीं दोगे। तो इसकी वजह से उनको अरेस्ट कर लिया जाता है 1895 में, लेकिन उनको दोबारा छोड़ दिया जाता है 1898 में 3 साल के जेल के बाद। फिर जब वो बाहर आते हैं, बिरसा मुंडा जब बाहर आते हैं तो वो फिर से अपने कम्युनिटी के मेंबर को इकट्ठा करते हैं और ये रिवोल्ट फिर से स्टार्ट कर देते हैं। ये प्लेसेस का नाम याद रखना ज़रूरी है, जैसे कि खुंटी, गुमला और रांची रीजन में ये जो मूवमेंट है ये फिर से स्टार्ट कर दिया जाता है बिरसा मुंडा के द्वारा जेल से छूटने के बाद। सप्रेशन इसका जो ये जो मूवमेंट शुरू किया गया था, तो इसका सप्रेशन किया जाता है वहाँ के लोकल डेप्यूटी कमिश्नर के द्वारा और 1 महीनों में लगभग-लगभग ये मूवमेंट फिर से समाप्त कर दिया जाता है। और बिरसा मुंडा को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है ऑन 3 फरवरी 1900। ये डेट इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। एंड आफ्टर दैट ऑन 13 जून 1900 ही डाइड ड्यू टू कोलेरा। अब जो बिरसा मुंडा है वो जेल में ही मर जाते हैं, उनको कोलेरा हो जाता है कब? 30 जून 1900 को। ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या रहा। रिज़ल्ट में हम ये लिखेंगे कि जो ये पूरा मूवमेंट था, ये बहुत ही ज़्यादा, ये जो रिबेलियन था, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहा। कैसे? तो 1903 में जो खूटा-कटी सिस्टम था, खूटी सिस्टम जिससे वो बिरसा लोग खेती करते थे एक ही लैंड पे सभी मिल-जुल के, उसको दोबारा री-इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। और 1908 में जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, इसको पास कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो ट्राइबल्स के लैंड है, उनको सिक्योर कर दिया जाता है और इसमें होता ये है कि बाहर के लोग आकर वो वहाँ पे जो लैंड है, ट्राइबल लैंड है, उसको नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ पे खेती नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आप रिज़ल्ट्स को लिख सकते हैं, पॉइंट्स के फॉर्म में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे लिमिटेशंस, तो इसकी लिमिटेशंस क्या-क्या थी? तो जैसे कि हमें पता है कि जो बिरसा मुंडा थे, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं यहाँ पे कि जो बिरसा मुंडा थे, वो ट्रेडिशनल वेपन से लड़ते थे, जैसे कि तीर, भाले और धनुष वगैरह से। लेकिन जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, उनके पास मॉडर्न वेपन सिस्टम था। उसके साथ-साथ जो बिरसा कम्युनिटी के लोग थे, वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, लगभग 6-7 हज़ार थे, लेकिन ब्रिटिश के पास बहुत ज़्यादा संख्या हुआ करती थी सोल्जर्स की। उसके साथ आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जो ट्राइबल ट्राइबल ये रिवोल्ट था ये लिमिटेड एरिया में था। ये पूरे इंडिया में नहीं फैल पाया था और बाकी जो बिहार और झारखंड रीजन के दूसरे ट्राइबल लोग हैं, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये काफ़ी इसका लिमिटेड स्कोप था। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जब बिरसा मुंडा जब जेल में उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, तो उसके बाद इस मूवमेंट को डायरेक्शन देने वाला कोई भी नहीं बचा था। जिसकी वजह से ये सारे लिमिटेशंस है और धीरे-धीरे जो बिरसा मूवमेंट है, वो एंड हो गया। तो दोस्तों इसमें अब फाइनली हम देखते हैं कि कंक्लूज़न, तो कंक्लूज़न में पॉज़िटिव कंक्लूज़न लिखना है और इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही इम्पैक्टफुल था। ये जो पूरा मूवमेंट था बहुत ही इम्पैक्टफुल था और इसने क्या किया, कॉन्शियसनेस प्रोवाइड किया, एनलाइटेड किया लोगों को, अदर ट्राइबल ग्रुप को भी भरोसा मन में उम्मीद जगा कि वो लोग भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं और अपनी माँग माँग और अपनी इच्छाएँ उनसे मनवा सकते हैं। साथ-साथ में आगे चलकर ये इंडिया इंडिपेंडेंस में भी इस रिवोल्ट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट योगदान है। साथ-साथ में बिहार का भी इस पूरे रिबेलियन ने नाम रोशन किया था। तो दोस्तों ये था पूरा बिरसा मूवमेंट। एक बार जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बैकग्राउंड देखा, बैकग्राउंड में हमने कॉजेज़, उसके बाद बैकग्राउंड के बाद हमने कॉजेज़ ऑफ द रिवोल्ट देखे, जिसमें हमने अलग-अलग डायमेंशंस की बात की थी यहाँ पे। फिर इकोनॉमिक रीजन्स देखे कि इकोनॉमिक में क्या था, पॉलिटिकल में क्या था, रिलीजियस रीजन्स क्या हुआ करते थे, सोशल कल्चरल रीजन क्या थे, इमीडिएट रीजन, एक्सपेंशन ऑफ द रिवोल्ट जिसमें हमने बात किया 3 फेजेस के बारे में, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। फिर उसके बाद रिजल्ट्स क्या थे, लिमिटेशंस एंड कंक्लूजन। तो इस तरीके से एक पूरा होलसम आंसर्स मॉडल आंसर ये प्रोवाइड किया गया है मेरे द्वारा।
दोस्तों इस तरीके का मॉडल आंसर जो है और भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो वहाँ आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। वहाँ पे पाला हाट, मौर्य हाट, पटना कलाम और भी जितने क्वेश्चन आए हुए हैं बीपीएससी मेंस में, उनका मॉडल आंसर प्रोवाइड किया गया है। तो आप ज़रूर जाके वहाँ पे देखें। और अगर अभी तक आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।